वेलकम टू विजय कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारा जो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य पर हमारी संस्थान ने फ्लैट एग्ज़ाम का ऑर्गेनाइजेशन करवाया था, उसके क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो मैं लेकर आ रहा हूँ सबसे पहले आपके सामने सीनियर डिवीजन के रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए, सीनियर डिवीजन के रीजनिंग के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यदि मैं उसे बांटूँ ईजी, टफ एंड मॉडरेट कैटेगरी में, तो जो मेरे हिसाब से कि 70% जो क्वेश्चन थे इस पेपर के वो इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं आप उनको, रीजनिंग के क्वेश्चन। एंड 15% आप डाल सकते हैं मॉडरेट की कैटेगरी में, एंड अदर 15% डाल सकते हैं आप टफ की कैटेगरी में। चलिए, ये तो हो गया आपका इजी, मॉडरेट और टफ की कैटेगरी में हमने रीजनिंग के क्वेश्चन को डाला। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन में जो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो जो था हमारा क्वेश्चन, एक्चुअली में ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हूँ ना, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, 24 फरवरी इवनिंग शिफ्ट का। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी। वो नॉलेज थी फैक्टोरियल की नॉलेज। मेरा अनुमान है कि फैक्टोरियल की नॉलेज लगभग जितने बच्चों ने पेपर दिया था, लगभग 80% बच्चों को फैक्टोरियल की नॉलेज होगी। हो सकता है 20% बच्चों को ना हो। तो जिनको नहीं है मैं उनके लिए बता दूँ कि फैक्टोरियल है क्या। लेट सपोज मैं लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 3 से नीचे तक जितने भी नेचुरल नंबर है सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अर्थात आप लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1। अच्छा, ठीक है। चलिए, इसके इस हिसाब से 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। तो ये आपका हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 से नीचे तक सभी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, आपको फैक्टोरियल की जानकारी तो मिल गई होगी कि फैक्टोरियल है क्या। अच्छा, इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल का इंपॉर्टेंस क्या है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल का उपयोग कराया गया है, वो हम देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, ये 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है। यदि हम पैटर्न देखने की कोशिश करें, रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए हमें मोस्टली पैटर्न दिखना होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 नंबर है, उसका कुछ रिजल्ट ये दिया हुआ है। ये 2 नंबर है, यहाँ पर कुछ रिजल्ट आएगा। ये 2 नंबर है, ये इसका रिजल्ट दिया हुआ है। 2 नंबर है, इसका रिजल्ट ये दिया हुआ है। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं कि इस दोनों को देखते हैं। सबसे पहले 7 और 4, एक काम करते हैं, हम 7 और 4 को माइनस करते हैं। 7 - 4 यदि हम करते हैं तो यहाँ पे 3 आता है। चलिए, यहाँ पे ऊपर 3 भी लिखा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 6 और हमारे पास तो क्या आया? 3 आया। अच्छा, पावर 6 कैसे होगा? तो एक बार लिख के देखिए 3 फैक्टोरियल क्या होता है। 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1। अच्छा, पावर में क्या होगा? इसका मतलब 3 × 2 × 1, तभी तो यहाँ पे 3 की पावर 6 आएगा। चलिए 3 की पावर 6 लिख देते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फैक्टोरियल ही होगा, मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पावर में 6 कैसे आएगा। यदि इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 6 को 3 × 2 × 1। अच्छा, इन दोनों को माइनस करिए। 12 - 8, तो यहाँ से यदि हम करें 12 - 8 तो वो आता है 4। अच्छा, यहाँ पर 4 की पावर में क्या दिया हुआ है? 4 की पावर में दिया हुआ 24। 24 को यदि हम तोड़ें तो 24 को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम 24 को तोड़ते हैं तो यहाँ पे पावर में क्या आना चाहिए? इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा, अभी ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 की पावर 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 4 फैक्टोरियल यही तो था। 4 फैक्टोरियल क्या था? 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा, यहाँ पर 3 × 2 × 1 क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 फैक्टोरियल। अच्छा, ये था 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 की पावर 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 5 - 3 करिए। 5 - 3 क्या आएगा? 2। अच्छा, 2 तो नीचे आ गया। अच्छा, ऊपर 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि 2 फैक्टोरियल है। अभी ये चीज़ हमने माना है, मान लेते हैं कि ऊपर 2 फैक्टोरियल है। ये सही कब होगा 2 फैक्टोरियल? जब यहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर 2 - 1 क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, यदि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होना चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करके देखिए। 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 1 फैक्टोरियल बराबर 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि 1 के नीचे तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो मतलब 1 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हैं। तो 1 की पावर 1 क्या होता है? 1 होता है।
तो यहाँ पर आंसर 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर 2 फैक्टोरियल होना चाहिए था। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये था आपका सामने क्वेश्चन नंबर 1। हाँ लिटिल थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मान सकते हैं। जिसको फैक्टोरियल की जानकारी थी और जिसको पैटर्न दिख गया था वो इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए ये था अपने सामने क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने लिखा हुआ है कि 5 boys took part in race. Raj finished before Mohit but behind Gaurav. Ashish finished before Sanchit but behind Mohit. Who won the race? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके सामने। मेरे के अनुमान से इसे 95% बच्चों ने कर लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 बच्चों ने क्या किया, 5 दोस्तों ने, 5 लड़कों ने किसी रेस में हिस्सा लिया और आशीष जो है रेस को राज जो है वो रेस को मोहित से पहले खत्म करता है लेकिन गौरव से पीछे रह जाता है। तो क्या बोलते हैं, देखिए हम राज को प्रदर्शित करते हैं आर से। मान लेते हैं कि राज जो है आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राज फिनिश्ड बिफोर मोहित। राज जो है वो मोहित से पहले रेस को खत्म करता है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ से रेस शुरू हुई थी और यहाँ पे जाके रेस खत्म हो गई। माना यहाँ से रेस शुरू हुई और यहाँ से जाकर रेस खत्म हो गई। राज मोहित से पहले खत्म कर लेता है, इसका मतलब राज आगे होगा और मोहित पीछे होगा। बट बिहाइंड गौरव, क्या लिखा है, बट बिहाइंड गौरव, लेकिन गौरव से पीछे रह जाता है। इसका मतलब ये है कि जो राज है वो गौरव से पीछे रह गया। फिर दूसरी चीज क्या दी हुई है, आशीष फिनिश्ड बिफोर संचित बट बिहाइंड मोहित। आशीष ने संचित से पहले रेस खत्म कर ली। यहाँ शुरू हुई यहाँ खत्म हुई। आशीष ने संचित से पहले खत्म कर ली लेकिन मोहित से पीछे रह गया। किससे पीछे रह गया, मोहित से पीछे रह गया। अच्छा इसको देख के बताइए सबसे पहले कौन होगा। तो यदि हम इसको देखें तो सब रेस में सबसे पहले कौन होगा, गौरव, राज, मोहित, आशीष एंड संचित। तो अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेस किसने जीती, गौरव ने जीती। था ना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, अगला प्रश्न है अपने सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि किसी कोड लैंग्वेज में, किसी कोड की भाषा में सर्च को लिखते हैं IDSBFT। अच्छा तो फिर वर्बल को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे एक कोड भाषा दी है, उसको हमको समझना होगा। वो ये कह रहा है कि जो सर्च है SEARCH सर्च, उसको वो किस प्रकार लिख रहा है, ID आगे क्या लिखा हुआ है SBFT। अच्छा सर्च को वो इस प्रकार लिख रहा है, तो हम समझते हैं कि ये आखिर किस प्रकार सर्च को ऐसे लिख पा रहा है, किस तरह से ये पैटर्न बन के तैयार हो रहा है कि सर्च को हम ऐसे लिख देंगे तो फिर वर्बल का हमारे सामने एक नया पैटर्न बनकर आ जाएगा। अभी आपको शायद मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, अजीब अजीब से लग रही होंगी, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सर्च। ठीक, सबसे पहले हम एस को नोटिस करते हैं। देखिए आपके सामने जब कभी भी कोड का क्वेश्चन आता है, तो कोड का क्वेश्चन आया आपके सामने, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सारी ABCD लिख डालिए। ABCD लिखने के बाद आप उनकी संख्या लिखिए। जैसे कि एस आपका शायद 19वां आता है और E आता है 5वां। इसी प्रकार I का कुछ होगा, D आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इनकी संख्या लिख लीजिए। संख्या लिखने के बाद देखिए क्या आगे से पीछे, आगे से यदि संख्या बराबर है, पीछे संख्या बराबर है, या फिर संख्या में फिक्स्ड अमाउंट नंबर का डिफरेंस है या फिर एडिशन है। बेसिकली अभी जब जहाँ पर ऐसा सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी कुछ ऐसे इस प्रकार का नहीं आता। यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर हम संख्या से नहीं कर पाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन जब कभी भी कोड का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला तरीका क्या है कि ABCD लिखिए और सभी लेटर्स की संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ एस के बाद क्या आता है, बताइए एस के बाद क्या आता है, T आता है ना। देखिए एस से यहाँ पे पहला संख्या है, अंतिम T है, दिखा है आपको, दिखा। चलिए अब देखते E के बाद क्या आता है, F आता है। E दूसरा संख्या है और यहाँ पे F पीछे से है।
है कि नहीं। अच्छा, ए के बाद क्या आता है आपके सामने, ए के बाद आता है बी। ए यहाँ से तीसरा है और यहाँ से ये पीछे से बी तीसरा है। चलिए, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है यस, तो आगे से ये चौथा है और ये पीछे से चौथा। अच्छा, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है डी, तो ये आगे से ये पांचवा और ये पीछे से पांचवा। अच्छा, और एच के बाद क्या आता है, आई ऐसा। अच्छा, तो ये आगे से छठवां और ये पीछे से छठवां। इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया है कि 1 1 1 प्लस किया और उसे उल्टा कर दिया। क्या किया इसने, 1 1 1 प्लस किया और उसे उल्टा कर दिया। इस सर्च को हम 1 1 प्लस कर करके लिखे, एक क्या लिखे 1 1 प्लस करके, यहाँ से क्या बनेगा, टी एफ बी एस डी आई बनेगा और इसने उसको उल्टा कर दिया। तो इस प्रकार ये कोड की भाषा बन गई इस प्रश्न में। तो अपने इस प्रकार से हम वर्बल को क्या लिख सकते हैं, वर्बल को क्या लिख सकते हैं, तो वर्बल को यदि हमको लिखना होगा तो इसमें भी 1 1 प्लस करिए, तो वी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई एफ आर एस बी सी ए बी एल एम। अच्छा, इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा करने पर क्या आएगा, एम बी सी एस एफ डब्ल्यू। तो ये है आपके सामने आंसर। मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर है ये। क्या किया मैंने, देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न खोजा कि इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या था। हमने जब पैटर्न खोज के देखा तो हमने बोला कि इसने क्या किया है कि 1 1 प्लस किया, सभी में 1 1 लीटर प्लस किया और इसे उल्टा कर दिया। इस प्रकार से इसकी क्या बन गई, कोड भाषा बन गई, कोड भाषा बन के तैयार हो गई। तो ये जो इस प्रश्न की कोड भाषा ये है, तो उस हिसाब से इसका कोड भाषा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 1 प्लस करेंगे और हम उसको उल्टा कर देंगे, तो आपके सामने ये होकर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, एम बी सी एस एफ डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, रिश्ते दिए हुए हैं। उस प्रकार से उसने फिर कहा है कि यदि मैं एक नया रिलेशन बना के दूं तो इन दोनों के बीच रिश्ता क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या बोल रहा है कि ए बी की बहन है। इसका मतलब ए और बी के बीच का रिश्ता क्या होगा, ए और बी के बीच का रिश्ता होगा बहन का रिश्ता होगा। मतलब ए और बी आपस में बहनें होंगी। कब होंगी, जब ए मल्टीप्लाइड बाय बी होगा। अच्छा, चलिए, ए डिवाइड बाय बी क्या होता है, ए डिवाइड बाय बी का मतलब क्या होता है कि ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए जो है बी की बेटी। देखिए मैं एरो बना रहा हूं, इस एरो का ध्यान दीजिएगा कि ए क्या है, बी की बेटी है अर्थात पुत्री है। ए क्या है, बी की बेटी है अर्थात पुत्री है। जब हम क्या लिखते हैं, ए डिवाइड बाय बी, कंडीशन थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ए डिवाइड बाय बी का मतलब क्या होता है कि ए बी की पुत्री है या फिर ए बी की बेटी है। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए इज द सन ऑफ बी। ए बी का पुत्र है, ए इज द सन ऑफ बी। ए जो है वो बी का पुत्र है या फिर बेटा है। ये क्या है, बी का बेटा। या बिल्कुल एरो ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं एरो बना रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके सामने। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। अब हमसे ये 3 इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, 3 जानकारियां दी हुई हैं और अपने से प्रश्न में पूछा है कि अच्छा यदि ऐसा है तो आप बताओ इस रिश्ते में, आपके सामने यदि ऐसा दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, तो पी और एस के बीच रिश्ता क्या होगा। पी और एस के बीच, क्या पी और एस के बीच रिश्ता पूछा है, हाँ बिल्कुल पी और एस के बीच रिश्ता पूछा हुआ है। तो अब देखिए करेंगे क्या, पोडामास आपने पढ़ा होगा, एक चीज़ पढ़ी होगी 6th क्लास में या फिर 7th क्लास में, बोर्ड मास पढ़ाई होगा ना आपने। तो इसके अनुसार क्या करते हैं, सबसे पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। इसे ऐसे ही करते हैं ना, सबसे पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। सबसे पहले डिवाइड में देखते हैं, आर और आर डिवाइड बाय एस का मतलब क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाय एस का मतलब, तो देखिए ए डिवाइड बाय बी का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है अर्थात आर डिवाइड बाय एस का मतलब क्या होगा, आर एस की पुत्री होगी, होगी कि नहीं होगी, आर एस की बेटी होगी, होगी ना, आर एस की बेटी होगी। अच्छा,
Q मल्टीप्लाइड बाय R का मतलब क्या होगा, A मल्टीप्लाइड बाय B का मतलब क्या है कि A और B का बीच, A और B क्या है, आपस में बहने हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपके सामने R और Q आपस में क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। चलिए इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। P-2 का मतलब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। A-B का मतलब क्या है, A B का बेटा है, अर्थात यहाँ पर Q का बेटा कौन हो जाएगा, यहाँ से Q का बेटा हो जाएगा Q। अच्छा, यदि S की बेटी R है और R और Q आपस में बहने, इसका मतलब S की दो बेटियां हो गई, एक का नाम R, दूसरा का नाम Q। अच्छा, अब उसने बोला कि Q का बेट, सॉरी यहाँ पर आपका P होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका P होगा। ठीक है, P होगा ना, क्योंकि A-B क्या था, A B का बेटा था, यहाँ पे आपका P होगा। तो देखिए Q का बेटा कौन है, P, तो S और P के बीच का रिश्ता क्या हो जाएगा, S मतलब P क्या है, P S की डॉटर सन है, बेटी की पुत्री है। कौन है, P S की डॉटर सन है, P S की बेटी की पुत्री है। तो ये था आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4। ये थोड़ा रिश्ते वाला क्वेश्चन था। ये इसे भी देखिए, जब भी हम रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमेशा हम या तो डायग्राम बना रहे हैं, लिख के कर रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए कभी भी केवल दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, दिमाग के साथ साथ हमें पेन भी चलानी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं तो आपको पेन भी चलानी है और दिमाग भी चलाना है, दोनों हिसाब से आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न क्रमांक 5। ये भी कोड वाला लाइन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी क्या समझाया था आपको, जब कभी भी कोड वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा क्या लिखो, ABCD लिखो। तो देखिए हम क्या करेंगे, अभी ABCD लिखेंगे। अच्छा, ABCD लिखेंगे, इतना नीचे गिरना पड़ रहा है, हाँ इस क्वेश्चन में हमें इतना नीचे गिरना ही पड़ेगा। ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए मैंने हमने ABCD लिख ली, कोड वाला क्वेश्चन था ना, ABCD वाला क्वेश्चन था, हमने ABCD लिख ली। चलिए हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि नेशनल, NATIONAL, नेशनल की कोड भाषा क्या दी हुई है। देखिए प्रश्न में क्या दी हुई है, एक बार आप भी देखिए प्रश्न में और मैं भी देखता हूँ। प्रश्न को पेपर बनाने वाले ने आपको कोड भाषा में दिया हुआ है कि नेशनल की कोड भाषा होगी MZGRLMO। तो ये आपको दी हुई है नेशनल की कोड भाषा। अच्छा, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम पैटर्न देखेंगे। तो क्या पैटर्न देखेंगे हम, देखिए आपके सामने लिखा हुआ नेशनल, तो सभी नंबर की संख्या देखो, सभी जो अपने सामने लेटर्स हैं उनकी संख्याएं देखो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन की संख्या क्या है, आगे से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके 14वें स्थान पर है। चलिए अब देखते हैं कि एम का भी देखते हैं। तो एम आगे से क्या होगा, 13 होगा, पीछे से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे ये तो पीछे से भी 14 है, आगे से 13 था लेकिन पीछे 14 है, मतलब ये दोनों जो संख्याएं सेम हो गई इनकी, आगे से 14 पीछे से 14। चलिए ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। ए आगे से कितने स्थान पर है, पहले, और जेड पीछे से कितने स्थान पर है, पहले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। फिर देखते हैं टी 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 आगे से कितना है, सॉरी टी को हम देखते हैं पीछे से, आगे से बहुत लंबा पड़ जाएगा तो हम पीछे से देखते हैं। हम टी को देखिए, पीछे से देख रहा हूँ और पीछे वाले को मैं ऊपर से लिख रहा हूँ। ठीक है, पीछे से जिनको देख रहा हूँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो पीछे से इसका जो संख्या है वो है 7। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जी का भी संख्या आगे से 7 होनी चाहिए। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, हमको मिल गया पैटर्न। क्या पैटर्न मिल गया, आगे से जितना दूर गए
उतना पीछे आगे से जितनी दूर जाकर जो हमको लेटर मिलता है उतना ही पीछे से दूर आकर हमें वही लेटर खोजना पड़ेगा। तो अपने सामने बनेगा कोड भाषा। अच्छा, यदि नेशनल हमें ये दर्शाता है कि आगे से जितनी दूरी पर जाकर लेटर मिलेगा उतनी दूरी पर जाकर दूसरे लेटर को लो और नई कोड लैंग्वेज बनाओ, उस हिसाब से दिए हुए क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो ये अपने को हमें पैटर्न मिल गया। अब इस पैटर्न से हम करेंगे क्वेश्चन जो अपने को दिया हुआ था। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था वो हम देखते हैं। अपने को लिखा था कि आप जयपुर का कोड बताओ। अच्छा, जयपुर को कैसे लिख सकते हैं, जयपुर की कोड भाषा क्या होगी, आपने पैटर्न देख लिया। अच्छा, जयपुर का देखते हैं। देखिए, आगे से जय की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आगे से जे की संख्या है 10, तो पीछे से 10वां स्थान किसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यू का है पीछे से 10वां स्थान। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे से ए का स्थान क्या है, पहला, तो पीछे से ये जेड होना चाहिए। आई का स्थान क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां स्थान है, तो पीछे से 9वें स्थान पर कौन सा लेटर है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये तीसरा आर। तो देखिए, क्यू जेड आर किस किस में लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है। अच्छा, मतलब अपना पहला ऑप्शन हो सकता है या फिर सी ऑप्शन हो सकता है। चलिए, ये तो हो गया, मतलब अपने सामने इस प्रश्न में पहला ऑप्शन हो सकता है या फिर सी ऑप्शन हो सकता है, बी और डी नहीं होंगे क्योंकि क्यू जेड आर उनमें नहीं है। चलिए, अब देखिए दोनों में लास्ट में आई आई है, मतलब आर का तो आई होगा, इतना तो पता चल गया। हम पी यू का देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे से पी की संख्या क्या है, आगे से लंबा पड़ेगा तो पीछे से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पीछे से पी की संख्या 11 है, इसका मतलब आगे से 11वीं संख्या क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहाँ पे होना चाहिए के। तो क्यू जेड आर के, क्यू जेड आर के। अच्छा, सी ऑप्शन में तो नहीं है क्यू जेड आर के, मतलब ए ऑप्शन पे है, तो ए ऑप्शन इज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके सामने आंसर क्या आएगा, क्यू जेड आर के एफ आई। तो ये आपके सामने आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देखिए, हो सकता था कि मैं इन दोनों को भी निकाल लूँ, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं ऑप्शन पे गया। ऑप्शन पे क्या देखा कि शुरुआत की संख्या कहाँ कहाँ मैच कर रही हैं, उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिनमें मैच नहीं कर रही ऑप्शन को मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो ऑप्शन से क्वेश्चन इस प्रकार किए जाते हैं कि आप थोड़ा सा देख लें और देखिए कि ऑप्शन कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। यदि मैच कर गया पूरा तो उसको टिक लगा के आगे बढ़ें, अर्थात पूरा निकालने की जरूरत नहीं। बेसिकली आपको हमेशा पैटर्न देखना होता है, ऑप्शन से क्वेश्चन हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इजी क्वेश्चंस की श्रृंखला में यदि हम देखें तो अपना इजी क्वेश्चंस की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ठीक है। टफ क्वेश्चन की हम बात बाद में करेंगे, जो मॉडरेट टफ क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन करना सीखेंगे। देखिए, अपने 8 क्वेश्चन में क्या दिया था, 8 क्वेश्चन में दिया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर रहा था। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस। उसके बाद जो लिखा है उसमें देखिए, यहाँ पर ईस्ट है, ये आपके सामने वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। चलिए, ये भी समझ में आ गया। वो क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन ने आपको बोला है साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब ये वाला जो भाग है उसे अब क्या बना दिया गया है, ईस्ट बना दिया गया है, दिख रहा है आपको, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। चलिए, उसके बाद उसने बोला कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये देखिए ये वाला भाग उसने क्या बना दिया, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। चलिए, साउथ वेस्ट को उसने अपने सामने करिए, साउथ वेस्ट को बना दिया है साउथ, साउथ वेस्ट को क्या बना दिया है साउथ, नॉर्थ वेस्ट को बना दिया है नॉर्थ। यदि आप ध्यान से देखें कि ये क्या कर रहा है, यदि हम ध्यान से देखने की कोशिश करें यही, तो अपने सामने क्वेश्चन में हमको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अपने सामने ये वो चीज़ें हैं जो उसने करने को कहा है, ये जो है वो रियलिटी है। उसने आपसे पूछा है कि देन इन द सेम वे नॉर्थ इज कॉल्ड, तो नॉर्थ को हम क्या कहेंगे। तो फिर
आपके सामने नॉर्थ उस वक्त क्या कहलाएगा, आपके सामने पूछा है। तो देखिए नॉर्थ क्या कहलाएगा, ये देखिए नॉर्थ ये है, तो नॉर्थ क्या कहलाएगा ये हमको ये बताना है। तो यदि हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे इसको यू मूव कर दीजिए, यू मूव कर दीजिए तो यहाँ पे वेस्ट आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉर्थ देखिए ईस्ट यहाँ आ गया, साउथ इधर चला गया, वेस्ट इधर चला गया, तो नॉर्थ किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो नॉर्थ क्या कहलाएगा आपके सामने, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। है ना आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे किया हमने, ईस्ट को और वेस्ट को पकड़ा, घुमा दिया इतना, लगभग 45 डिग्री एंगल घुमा दिया, और यहाँ रख के देखा कि नॉर्थ अब क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा आपके सामने, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज़्यादा वाहियात इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था कि ए और बी दो लोग हैं, मान लेते हैं एक आदमी ए है और दूसरे नाम आदमी का नाम बी है, दोनों इसी स्थान पे खड़े हुए हैं, ये रहा वो स्थान। अब उसमें क्या बोला है कि ए और बी वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलना शुरू करते हैं। ए जो है वो 5 किलोमीटर चलता है, ए चलता है 5 किलोमीटर और बी चलता है 6 किलोमीटर। तो ए गया यहाँ पर, ए गया 5 किलोमीटर यहाँ पर चल के गया, और बी गया वो नीचे साइड 6 किलोमीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब फिर क्या हुआ कि दे आफ्टर बोथ टर्न टू देयर राइट। अच्छा ए यदि ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ए खड़ा हुआ है, तो ए इधर मुंह करके खड़ा होगा, इधर मुंह करके खड़ा होगा, तो इसका राइट वाला, यदि ए का चेहरा इधर होगा तो उसका राइट वाला हिस्सा इधर होगा ना, इधर साइड होगा। तो राइट वाला हिस्सा इस बार किधर साइड होगा, इधर साइड होगा। इसका मतलब यह है कि ए जो है इधर साइड 2 किलोमीटर चला। और फिर बोल रहा है कि बी भी 2 किलोमीटर चल रहा है अपने राइट की तरफ। अच्छा बी यदि ऐसे खड़ा हुआ है, नीचे साइड को ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, नीचे भाई बी ऐसे खड़ा हुआ, तो इसका राइट वाला हिस्सा किधर होगा, इधर साइड होगा ना, इधर साइड होगा। इसका मतलब ये है कि बी 2 किलोमीटर इधर पे चला। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है दे टर्न टू देयर राइट अगेन, फिर से वो राइट मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। फिर से उसने कहा कि वो, अब देखिए ए इधर साइड खड़ा हुआ है, उसका मुंह इधर है। इसका मतलब ये कि यदि इसका मुंह इस राइट वाले, मतलब ए का किधर मुंह है, इधर लीजिए, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं ए हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं ऐसे खड़ा हूँ, ए हूँ, तो मेरा राइट किधर होगा, इधर होगा ना। यदि मैं बोर्ड में मेरा पैर होगा और सिर बाहर होगा, तो मेरा राइट कहाँ होगा, नीचे साइड होगा, मतलब मैं नीचे की साइड 3 किलोमीटर आ गया। उसी प्रकार यदि मैं मान लो बी हूँ और बोर्ड में खड़ा हूँ इस तरह बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर, तो मेरा राइट वाला हिस्सा क्या उधर होगा, राइट वाला हिस्सा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो मतलब ये बी जो हूँ मैं, वो ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर चला। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से वो राइट की ओर मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए बी ऐसे खड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब इसका राइट वाला कौन सा हिस्सा होगा, 2 किलोमीटर इधर पे चल के आ गया। ए यूं खड़ा हुआ है और नीचे की तरफ देख रहा है, ए यूं खड़ा हुआ है और नीचे की तरफ देख रहा है, राइट वाला हिस्सा क्या होगा इसका, इधर साइड होगा ना, इधर साइड होगा। तो जो ए है वो 2 किलोमीटर चल गया। अब उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि आप ये बताइए कि ए और बी अब कितनी दूरी पर होंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये कितना है 3, ये पूरा 5 है, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। चलिए ये कितना है 3 और ये पूरा 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। अर्थात ए अभी, बी कहाँ पर, ए यहाँ पर आ गया है फाइनली और बी यहाँ पर आ गया फाइनली। तो दोनों के बीच की दूरी अब वर्तमान में कितनी होगी, वर्तमान में 5 किलोमीटर होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर आपके सामने 5 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, जो क्वेश्चन में दिया था डायग्राम बनाना था, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो देखिए अभी तक मैंने जितने भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए हैं, सभी पे मैंने कुछ ना कुछ लिखा है, डायरेक्ट कुछ नहीं बताया है। अर्थात इससे क्या, इसका अर्थ क्या निकलता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, पेन चलानी पड़ती है, और इस तरह करने